हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अपने लास्ट क्लास में मैंने आपको एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, वो सब पढ़ा दिया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आई वीडियो में लिंक को डाल दूंगी, आप वहां पर जाकर जरूर देख लेना, तभी आपको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देख इस बात की स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में या कोई भी सब्जेक्ट में, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज दिस। ठीक है, ये क्या है, तो हमें उसका डिफिनेशन बताना होता है, उसके बारे में पहले हमें बताना होता है कि वो है क्या। तो उसी तरीके से यहाँ पर मैंने 2 लाइन का डिफिनेशन लिखा है। आप इसे खुद भी लिख सकते हो, लेकिन कब, जब आप समझे रहोगे। अगर उस टॉपिक को आप बिल्कुल अच्छे से समझे रहोगे तो आप अपने मन से भी डिफिनेशन को लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 लाइन में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है उसका डिफिनेशन लिखा है, जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। When two groups or atoms are removed from the two adjacent carbon atoms, the process is known as beta elimination। मतलब ये कि एडजेसेंट कार्बन एटम से एक दूसरे के आसपास, मतलब उसी को एडजेसेंट कहेंगे। तो एडजेसेंट कार्बन एटम से अगर 2 ग्रुप्स या 2 एटम्स रिमूव्ड हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दिस इज डिफिनेशन ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर इसके बाद आप नीचे उसका एग्जाम्पल देंगे। तो कोई भी चीज अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला होता है क्वेश्चन कि व्हाट इज दिस। तो आपको बताना होगा कि वो है क्या, आखिर आप किस चीज के बारे में पढ़ रहे हो। आपको समझ में आ रहा है, मुझे पता है अच्छे से, लेकिन आप उसको डिफाइन कैसे करेंगे। एग्जाम में भी वैसे डिफिनेशन ही आता है, तो अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आप समझे रहेंगे तो आप अपने मन से भी डिफिनेशन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफिनेशन समझ में आ गया ना कि बीटा एलिमिनेशन क्या होता है कि एडजेसेंट कार्बन एटम से अगर 2 ग्रुप या 2 एटम्स अगर रिमूव्ड हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को, इस एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। अच्छा, बीटा ही क्यों कहते हैं, गामा क्यों नहीं कहते। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है एडजेसेंट कार्बन एटम। एडजेसेंट कार्बन एटम होने चाहिए बीटा एलिमिनेशन के लिए। एडजेसेंट अगर नहीं है तो वो अल्फा भी हो सकता है, वो आपका गामा भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है। अल्फा तो नहीं होगा क्योंकि अल्फा में तो एक ही कार्बन होगा ना। तो बीटा एलिमिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एडजेसेंट कार्बन एटम्स। गामा और डेल्टा भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए एडजेसेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन के लिए एडजेसेंट कार्बन एटम्स का होना बहुत ही जरूरी है। क्यों, क्योंकि इस एडजेसेंट कार्बन एटम से ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स रिमूव होते हैं, इस एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे CH3, CCl, फिर यहाँ पे C है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ पर भी H है। ठीक है, एल्किल हैलाइड है, हेलो एल्केन पढ़ा होगा आपने, वही है। तो अगर ये आपका कंपाउंड ले लिया हमने और यहाँ पर हमने ले लिया KOH, ये कैसा KOH है, एल्कोहलिक KOH है। और इसके बारे में मैंने सब पढ़ा है आपको कि एक्वस KOH क्या होता है, एल्कोहलिक KOH क्या होता है, कौन सा रिएक्शन देता है, क्यों देता है, किस लिए देता है, एवरीथिंग मैंने पढ़ा है। इसके बारे में एक अलग क्लास किया था उसका, तो उस वीडियो को आप देख लेना। ठीक है, आपको मिल जाएगा आई बटन में। तो यहाँ पर हमने एल्कोहलिक KOH ले लिया और एल्के हैलाइड ले लिया, तो क्या होता है स्टूडेंट्स की आपका ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, क्यों ये 1 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मेन फर्स्ट ग्रुप क्या है, हेलोजन है। तो ये जो मेन फर्स्ट ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच होगा उसको 1 कार्बन कहेंगे, उसके एडजेसेंट कार्बन को 2 कहेंगे। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, कोई भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। ठीक है, ये बीच में है हेलोजन। ठीक है, तो ये 2 है, ये भी 2 हो सकता है। लेकिन अगर आपको IUPAC से लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, इसको 1, इसको 2, इसको 3 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ एलिमिनेशन रिएक्शन, नॉट IUPAC। तो आप यहाँ देखेंगे कि C1 और C2 एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट है। तो आप डिफिनेशन में आपने क्या पढ़ा कि 2 ग्रुप्स है या 2 एटम्स है, वो जो एडजेसेंट कार्बन पर अटैच है वो रिमूव होते हैं, उसे हम एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि C1 से आपका क्लोरीन और C2 से आपका हाइड्रोजन, ये दोनों एडजेसेंट कार्बन पे है ना। ठीक है, तो ये दोनों एटम्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं -HCl के फॉर्म में, और आपका इसकी एक वैलेंसी फ्री होगी, इसकी एक वैलेंसी फ्री होगी, और वो वैलेंसी कहाँ पर जाएगी, डबल बॉन्ड बनाने में। तो CH3C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, तो आपका बन गया एल्कीन। तो हेलो एल्कीन से एल्कीन कैसे बना, एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंट में इस रिएक्शन को बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर एलिमिनेशन हो रहा है किसका, क्लोरीन का और हाइड्रोजन का। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है,
मैं तेज तो नहीं बोल रही हूँ ना, अभी माइक नहीं आया ना इसलिए मुझे चिल्लाना पड़ रहा है। माइक आ जाएगा तो आराम से बोलूंगी। तो ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब होता है, डी का मतलब निकलना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को, इस एलिमिनेशन को बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पूछेगा तो उसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल के नीचे आप लिखेंगे कि ये कैसा रिएक्शन है, ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन निकल रहा है एडजेसेंट कार्बन से। ठीक है, और क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट जब एल्कीन बना तो जो कार्बन हो गया आपका वो है sp2। तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन चेंज हो रहा है, जियोमेट्री भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन में ये सब आपको याद रखना है। तो एग्जाम्पल आपका एक ये हो गया, आप दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की तो कोई कमी ही नहीं है। आपका एग्जाम्पल एक और है डिहाइड्रेशन का। ठीक है, यहाँ पे आपका OH है और यहाँ C है, यहाँ H है, H H H ये है। ठीक है, ये क्या है, अल्कोहल। तो ये अल्कोहल का रिएक्शन हमने करा दिया कंसंट्रेट H2SO4 से। H2SO4 अगर कंसंट्रेट फॉर्म में हो, कंसंट्रेट H2SO4 है तो वो आपके सबस्ट्रेट से वाटर को निकालने का काम करता है, वाटर को रिमूव करने का काम करता है। तो यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 अल्कोहल के साथ, इसका मतलब आग बन करके आप लिख सकते हैं कि वहां पर वाटर निकल रहा है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, और साथ में आपका मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एल्कीन। कैसे बन रहा है, देखो यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट से वाटर को बाहर निकालेगा। ठीक है, इस कार्बन से एक OH निकला, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकला, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, एडजेसेंट कार्बन से आपके ग्रुप्स या ग्रुप ऑफ एटम निकल रहे हैं, तो इसे एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। कैसा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि आपका ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। ये जो OH है जिस कार्बन से अटैच है उसको अल्फा कार्बन कहेंगे और उसके एडजेसेंट वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहेंगे। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है, अल्फा कार्बन से OH निकल रहा है, तो ये दोनों ग्रुप्स निकल रहे हैं, तो इसको बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सब मैंने बताया अपने लास्ट क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, -H2O आपका बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर इसकी इक्विवेलेंसी फ्री हुई, इसकी इक्विवेलेंसी फ्री हुई, क्या बन जाएगा, एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH और एक H यहाँ पे तो रहेगा ही। ठीक है, तो ये आपका बन गया एल्कीन। हाँ, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, बीटा एलिमिनेशन। क्यों, क्योंकि बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक है, तो एडजेसेंट कार्बन है और बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसको बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन का एक अलग ही नाम होता है, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपको याद रखने हैं। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी का निकलना। डिहाइड्रेशन हम लोग भी यूज करते हैं ना, जब हम धूप से आते हैं तो कहते हैं कि ओह डिहाइड्रेट हो गए, पानी दीजिए, कहते हैं ना। डिहाइड्रेट का मतलब होता है पानी की कमी, पानी का रिमूव हो जाना। तो क्या होता है कि कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं अल्कोहल के साथ, तो आपका अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है और एक H2O के फॉर्म में यहाँ पर बाई प्रोडक्ट निकल जाता है, मेन प्रोडक्ट में एल्कीन बनता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का डिफिनेशन और दो एग्जांपल आपको बताने होंगे अगर आप पूछिएगा तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे बीटा एलिमिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपका बीटा एलिमिनेशन अगर पूछता है तो आप डिफिनेशन, एग्जांपल और टाइप्स भी बताएंगे। टाइप्स में क्या कहता है, तो आपका पहला टाइप हो जाता है इसका E1, ठीक है, दूसरा हो जाता है E2, तीसरा हो जाता है इसका E1CB। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा ये रहा, इधर से बनाएंगे ना, ठीक है, E1CB। ओके, तो आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स मतलब 3 तरह के मैकेनिज्म को शो करते हैं ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एक तो E1 मैकेनिज्म, एक E2 मैकेनिज्म और एक E1CB मैकेनिज्म। ये तीनों ही रिएक्शंस है, उसके बाद तीनों के एग्जाम्पल भी बताऊंगी, फिर मैकेनिज्म बताऊंगी। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पूछेगा तब आप ये बताएंगे, या तो एलिमिनेशन रिएक्शन पूछेगा कि व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, तब भी आप E1, E2 और E1CB को बताएंगे वहां पर। ऐसा नहीं कि केवल बीटा पूछा तो आपने बीटा में बता दिया, लेकिन एलिमिनेशन पूछा तो आपने एलिमिनेशन में नहीं बताया। एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं तब भी आप वहां पर E1, E2 और E1CB के बारे में बताएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर E है ना, E मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपने क्या समझा कि आपका एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। लास्ट क्लास में मैंने सब बताया है। और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, E1, E2 और E1CB। ठीक है, तो ये सब बताना होगा जब आपका एलिमिनेशन रिएक्शन पूछेगा
तब। तो आपने समझ लिया ना कि बीटा एलिमिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं, E1, E2 एंड E1CB। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में पहला जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है वो है E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे हम यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म भी कहते हैं। यूनिमोलिकुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब रिएक्शन मैकेनिज्म करते हैं तो वहां पर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप आता है। तो आपने ये भी देखा होगा कि किसी रिएक्शन में, किसी स्टेप्स में एरो के ऊपर लिखा होता है स्लो स्टेप। ठीक है, स्लो स्टेप का मतलब ये हुआ कि वो जो आपका स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाता है, जिसमें हम रिएक्शन का रेट निकालते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो इसके इस साइड, मतलब एरो के इस साइड आप देखेंगे कि वहां पे कितने सबस्ट्रेट प्रेजेंट है। अगर एक है सबस्ट्रेट या दो है, आप कितने सबस्ट्रेट है वो आप देखेंगे। तो जितने भी सबस्ट्रेट होते हैं वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को फाइंड करने में हेल्प करते हैं। तो मतलब ये कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का जो आपका जो सबस्ट्रेट आपने लिया है उसकी कंसंट्रेशन जो है, उस सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन उस स्टेप के, उस रिएक्शन के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को फाइंड करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे यूनिमोलिकुलर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका E1 एलिमिनेशन रिएक्शन है वहां पर एक सबस्ट्रेट है और इस एक सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन रेट को फाइंड करने में हेल्प कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर अगर दो सबस्ट्रेट होता, मतलब A प्लस बी होता और यहाँ पर RDS लिखा होता, इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का कंसंट्रेशन जो है, इस A सबस्ट्रेट का, इस B सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है वो रेट डिटरमाइनिंग, रेट को फाइंड करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो उसको, उस स्टेप को बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और उस मैकेनिज्म को बोलेंगे बाइमोलिकुलर मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि E1 क्या है, यूनिमोलिकुलर है, मतलब एक ही सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है वो रेट को फाइंड करने में हेल्प कर रहा है स्लो स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये यूनिमोलिकुलर हो गया। ये सब आपने 12th में या 11th में आपने पढ़ा होगा, मैंने ऐसे ही बस आपको रिकॉल कर दिया थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म है। कौन, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों है अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या है, देयर आर द एलिमिनेशन रिएक्शंस विच टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। ये ऐसा एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें 2 स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द आयोनाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपका जो एलिमिनेशन रिएक्शन है E1, ये यूनिमोलिकुलर होता है और 2 स्टेप में कंप्लीट होता है और पहले स्टेप में सबस्ट्रेट का आयोनाइजेशन होता है। ठीक है, तो आपका पहला क्या है, ये यूनिमोलिकुलर है, यूनिमोलिकुलर होता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये 2 स्टेप होता है। कौन, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर होता है, दूसरा ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, तीसरा इसमें कार्बोकेटायन बनते हैं, कार्बोकेटायंस बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं, पहले स्टेप में बनते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, याद के आप ऐसे समझ जाएंगे तो आपको तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिमोलिकुलर होता है, 2 स्टेप होता है और इसके मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। तो आपने यहाँ पे एग्जांपल लेके अब मैं इसको समझाने वाली हूँ, अच्छे से देखिए। यहाँ पर CH3, C और यहाँ पर है आपका Cl और यहाँ है CH3, यहाँ पे है CH3। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आपने ले लिया और यहाँ बन गया आपका CH3, C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ हाइड्रोजन, ये बन गया एल्कीन। यहाँ पर आपने लिया है एल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो ये आपका जो रिएक्शन है, यहाँ से क्लोरीन निकला और यहाँ से हाइड्रोजन निकला और आपका -HCl निकल गया और आपका ये बन गया। तो ये आपका जो है आपका E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में आता है। अब कैसे आता है इसका मैकेनिज्म समझेंगे। तो मैकेनिज्म के लिए इसे मैं साफ कर देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में मैंने क्या कहा कि पहले स्टेप में आपका क्या होता है, सबस्ट्रेट का आयोनाइजेशन। आपने क्या लिया था, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिया था, CH3, C, Cl, CH3, CH3, यही है ना टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो पहले स्टेप में क्या होगा, आयोनाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। पहले स्टेप पे क्या होगा, आयोनाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर क्या होगा कि Cl आपका अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकल जाएगा -Cl के फॉर्म में। तो क्या बनेगा, CH3, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल गया, तो फिर CH3, CH3 क्या बना, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पहले स्टेप में क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है, और ये जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि यहाँ पर जो पहला स्टेप है जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो स्लो स्टेप में बन रहा है। तो ये आपका हो जाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सबस्ट्रेट है वो एक है, एक ही ना है, एक ही मॉलिक्यूल है ना, दो तो है नहीं। तो यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल लिया गया है, इसको बोलेंगे कि इसका जो कंसंट्रेशन है इस सबस्ट्रेट का वो डिपेंड कर रहा है इस रिएक्शन के रेट पर। ठीक है, तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में यूज हो रहा है। रेट फाइंड करने में, रेट को फाइंड करने में एक ही मॉलिक्यूल का यहाँ पर यूज हो रहा है, इसको बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक मॉलिक्यूल लिया है जो रेट को फाइंड कर रहा है, तो इसको बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। और साथ में यहाँ पर आपका सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड स्टेप, इसमें क्या होगा, CH3 C प्लस CH3 CH3। ठीक है, ये है टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। अब इस केस में क्या होता है कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है 2 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, सेकेंड स्टेप में जो आपने बेस लिया हुआ है K प्लस OH माइनस एल्कोहलिक, ठीक है, लिया हुआ है ना। तो ये क्या करेगा कि OH माइनस क्या करेगा, बेस कहाँ अटैक करता है, बेस अटैक करता है हमेशा हाइड्रोजन पर। ठीक है, तो यहां से ये OH माइनस H प्लस को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, और यहां से इसका जो ये चार्ज है ये कार्बन के ऊपर आ जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा, तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव मिलकर बॉन्ड को फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस H2O बाहर निकल जाएगा, और साथ में ये K प्लस इस Cl के साथ मिलकर माइनस KCl बना देगा। ये Cl और ये K प्लस मिलकर माइनस KCl। साथ में यहाँ पे क्या बना, CH3 जो मेन प्रोडक्ट है, C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर CH3, आइसोप्रोपीन यहाँ पर आपका बन गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा, पहले स्टेप में आपका जो कार्बोकेटायन है वो बन रहा है स्लो स्टेप में, तो ये आपका यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म हो गया, रेट को फाइंड करने वाला स्टेप हो गया। तो यहाँ पर पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बन रहा है, दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, बेस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है। ये क्या है, बीटा कार्बन, और ये क्या है, बीटा हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका बीटा हाइड्रोजन पे ये बेस अटैक करेगा और उसको H2 के रूप में बाहर निकाल देगा, और आपका यहाँ पर एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो Cl माइनस बचा हुआ था वो K प्लस के साथ मिलकर KCl बना लिया। तो आपने क्या देखा कि जो इवन एलिमिनेशन रिएक्शन है वो दो स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, देयर आर द एलिमिनेशन रिएक्शन विच टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है और कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये जो आपका सेकेंड स्टेप है ये फास्ट स्टेप होता है। ठीक है, फास्ट स्टेप में ये प्रोसेस होती है और बनता क्या है आपका आइसोब्यूटीन बन जाता है। तो पहले स्टेप में स्लो स्टेप होता है जिसमें कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, दूसरे स्टेप जो होता है वो फास्ट स्टेप होता है जिसमें बेस जो होता है वो बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करता है और साथ में आपका एल्कीन बन जाता है और बाई प्रोडक्ट में वाटर अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन हो गया इवन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको क्या क्या चीज याद रखना है कि यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म होता है, इसमें क्या फॉर्म होता है, पहले स्टेप में कार्बोकेटायन फॉर्म होता है और दूसरे स्टेप में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होता है, मतलब बीटा हाइड्रोजन पर बेस अटैक करता है। ठीक है, और ये जो आपका पहला स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और सेकंड स्टेप जो होता है वो फास्ट होता है, मतलब पहला स्लो होता है और दूसरा जो होता है वो फास्ट होता है। तो ये जो कुछ के पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तो इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में आपने क्या पढ़ा कि ये यूनिमॉलिक्यूलर होता है और इसमें कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। ठीक है, तो जो कार्बोकेटायन बन रहा है यहाँ पर तो उस पर आप थोड़ा ध्यान देंगे। इन इवन एलिमिनेशन रिएक्शन द इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन एंड दस there can be rearrangement leading to more stable carbocation before proton is lost। कहने का मतलब ये हुआ कि इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका कार्बोकेटायन बन रहा है, तो अगर उस कार्बोकेटायन की ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि वो मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो सके तब जाकर एल्कीन बने, तो ये पॉसिबिलिटी वहां पर लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि इन इवन रिएक्शन द इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन एंड दस देयर कैन बी रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो वहां पर रीअरेंजमेंट होने की पूरी संभावना होती है। अगर कार्बोकेटायन बन रहा है फर्स्ट स्टेप में, तो अगर कार्बोकेटायन वहां पे 2 डिग्री है
लेकिन 3 डिग्री बनने की संभावना है तो वो 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। अगर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है पहले स्टेप में तो और 2 डिग्री भी पॉसिबिलिटी है उसमें बनने की, तो वो 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। अगर 2 डिग्री बन रहा है और 3 डिग्री की पॉसिबिलिटी है वहां पर कार्बोकेटाइन बनने की, तो वो 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि 3 डिग्री 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि देयर कैन बी रीअरेंजमेंट, ठीक है, वहां पर रीअरेंजमेंट होने की पूरी संभावना होती है, लीडिंग टू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो अगर 1 डिग्री बन रहा है तो वो 2 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है, 2 डिग्री बन रहा है तो वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है। पॉसिबिलिटी है तब, पॉसिबिलिटी नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो बिफोर प्रोटॉन इज लॉस्ट, मतलब पहले स्टेप में ही ये काम हो जाता है स्टेबिलिटी वाला, और दूसरे स्टेप में आपका प्रोटॉन बीटा हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाता है बेस के साथ और आपका एल्कीन बन जाता है। तो जो पहला स्टेप है वहां पर रीअरेंजमेंट होने की संभावना अगर है कार्बोकेटाइन की, तो वो पहले स्टेप में रीअरेंजमेंट हो जाता है और दूसरे स्टेप में आपका प्रोटॉन बीटा हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है और ये वीक बेस, ठीक है। तो वीक बेस अगर है तो वो E1 एलिमिनेशन रिएक्शन को शो करता है, साथ में टेम्परेचर वगैरह भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर E2 रिएक्शन अगर है तो वहां पर वो स्ट्रॉन्ग बेस ही अकेला काम कर देता है, वहां पर हीट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये चीज याद रखिएगा कि E1 एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो वीक बेस के प्रेजेंट में होता है और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंट में होता है, क्योंकि E2 में 1 स्टेप होता है तो वहां पे स्ट्रॉन्ग बेस अपना पूरा एक ही स्टेप में काम कर देता है, लेकिन यहाँ पर वीक बेस लेते हैं तो इस वजह से 2 स्टेप यहाँ पर लग जाता है। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन, दूसरे स्टेप में एल्कीन फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हमने एक वीक बेस लिया है और हीट लिया है, ठीक है। तो इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर हेलो एल्केन है, क्लोरीन अटैच है इससे, तो ये क्या हो गया, हेलो एल्केन और साथ में वीक बेस। तो ये किस चीज को बता रहा है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। किस तरह का एलिमिनेशन रिएक्शन है, E2 की E1 वो कैसे पता करेंगे, तो अगर वीक बेस होगा तो वो E1 हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो E2 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, देखिए यहाँ पर Cl के निकलने के बाद अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है स्टेबल कार्बोकेटाइन तो वो E1 रिएक्शन होगा, अगर वीक कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वो E2 रिएक्शन होगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। अगर लिविंग ग्रुप के निकलने के बाद स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है, टर्सरी कार्बोकेटाइन बनता है टर्सरी, तो वो E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अगर टर्सरी नहीं बन रहा है, वो 1 डिग्री बन रहा है, 2 डिग्री बन रहा है, तो वो E2 रिएक्शन होगा। ये चीज आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा ये पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो Cl माइनस है वो बाहर निकल जाएगा। पहले स्टेप में Cl माइनस बाहर निकलेगा और क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। तो उसको बनाते हैं फिर देखते हैं। फर्स्ट स्टेप, ये आपका बेंजीन रिंग हो गया और ये CH3 और यहाँ पर C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया पहले स्टेप में, ठीक है। मैंने यहाँ पर निकाल दिया है -Cl माइनस, पहले स्टेप में निकाल दिया। उसके बाद मैंने कार्बोकेटाइन बनाया है, क्यों, क्योंकि मुझे आपको रीअरेंजमेंट दिखाना है, ठीक है। E1 का पूरा मैकेनिज्म मैंने इसके पहले थोड़ी देर पहले आपको बता दिया, अभी मुझे आपको रीअरेंजमेंट दिखाना है कि कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ये बन गया आपका Cl निकलने के बाद, और यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये CH3 है, ठीक है। उसके बाद ये आपका सेकंड स्टेप हो जाएगा, 2 स्टेप में ये सेकंड स्टेप हो जाएगा। पहले स्टेप में आपका Cl बाहर निकलेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। उसको मैंने शो नहीं किया है, सेकंड स्टेप में डायरेक्ट समझा रही हूँ क्योंकि आपको इसके पहले मैंने समझा दिया है। तो यहाँ पर आपका जो कार्बोकेटाइन बन रहा है उसको देखिए, यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। आपको ये देखना है कि जो कार्बोकेटाइन बन रहा है पहले स्टेप में, तो वो 2 डिग्री वो जो कार्बोकेटाइन है उसमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है। सोचिए, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो क्या ये जो प्लस चार्ज है अगर वो यहाँ आ जाएगा तो वो 1 डिग्री हो जाएगा, तो वो और वीक हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा, तो उसको छोड़िए, यहाँ पर वो आएगा ही नहीं। अगर यहाँ आएगा तब, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा, होगा ना। 3 डिग्री नहीं होगा, यहाँ से आपका CH3 है, यहाँ पर बेंजीन रिंग भी है और ये प्लस चार्ज यहाँ आएगा तो 3 डिग्री तो होगा ही, साथ में ये प्लस चार्ज इस पूरे रिंग पर डीलोकलाइज होगा, बेंजीन रिंग पर डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब कि रेजोनेंस इफेक्ट भी वहां पर काम कर रहा है। तो 2 तरह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ सकती है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाए, अभी कैसे आएगा मैं बता रही हूँ आपको, कैसे आएगा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है अगर वो इस कार्बन पर आ जाए
तो ये पूरा रिंग पर डीलोकलाइज होने लगेगा वो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो बेंजाइलिक कार्बन कहलाएगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, तो उसकी स्टेबिलिटी ऐसे ही बढ़ जाएगी। दूसरा वो टर्सरी कार्बोकेटायन होगा तो वो भी बढ़ गया, तो टर्सरी कार्बोकेटायन प्लस वो रेजोनेंस में जा रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो अब हम इस पॉजिटिव चार्ज को इस प्लस पे इस कार्बन पर कैसे लाए, इस पॉजिटिव चार्ज को इस कार्बन पर कैसे लाए, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पर क्या होता है 1,2 मेथिल शिफ्ट, क्या होता है 1,2 मेथिल शिफ्ट, ठीक है। यहां पर एक रीअरेंजमेंट होता है, क्या होता है रीअरेंजमेंट, किसका, कार्बोकेटायन का, इसका नाम है 1,2 मेथिल शिफ्ट। इसमें क्या होता है कि आपका ये जो CH3 ग्रुप है, ये जो CH3 ग्रुप है, ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बनना है लेकिन पॉसिबिलिटी है मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की। इस वजह से ये CH3 ग्रुप यहां से हटकर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बगल वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है। पहले कार्बन से वो दूसरे कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है, कौन, मेथिल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, इसको बोलेंगे 1,2 मेथिल शिफ्ट। इज दैट क्लियर। अगर पॉसिबिलिटी है उस कार्बोकेटायन में अपने आप को और ज्यादा स्टेबल करने की, तो वहां पर हम देखेंगे कि पॉसिबिलिटी अगर है तो कैसे है, कैसे हो सकता है वो ज्यादा स्टेबल। 2 डिग्री अगर है तो 3 डिग्री में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, तो वो हम सोचेंगे। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि CH3 ग्रुप जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर इधर आ जाए तो टर्सरी कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा। साथ ही वो जो टर्सरी कार्बोकेटायन बन रहा है वो इस बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइज हो रहा है, वो प्लस चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो रहा है। तो एक तो टर्सरी बन रहा है, ऊपर से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है। तो होगा कैसे, तो ये CH3 अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर 1 कार्बन से 2 कार्बन पर शिफ्ट हो रहा है, अपने एडजेसेंट वाले कार्बन पर शिफ्ट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे 1,2 मेथिल शिफ्ट। जब वो शिफ्ट हो जाएगा तब क्या बनेगा वो देखिए, ठीक है, ये हो गया आपका बेंजीन रिंग CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, ठीक है। ये जब इधर जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस ही आएगा ना, क्योंकि ये CH3 अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जा रहा है, तो ये कार्बन के पास प्लस चार्ज आ गया। और वो CH3 कहाँ जा रहा है, वो बगल वाले 2 नंबर कार्बन पर जा रहा है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, C पर प्लस चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, तो यहाँ पर वो CH3 जुड़ जाता है, ठीक है, CH3 माइनस प्लस के साथ जुड़ जाता है। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ये पहले से, और यहाँ पर एक CH3 है ही है पहले से, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपका 1,2 मेथिल शिफ्ट हो गया। ये CH3 यहाँ पर था 1 कार्बन पर, अब कहाँ है 2 कार्बन पर, 2 कार्बन पर शिफ्ट हो गया, तो इसको बोलेंगे 1,2 मेथिल शिफ्ट। अब इस केस में जो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आया वो टर्सरी कार्बोकेटायन है, 1, 2, 3 टर्सरी कार्बोकेटायन है, साथ में ये पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के साथ क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है। इसका मतलब कि ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। यहाँ पे 2 डिग्री था, 2 डिग्री से डायरेक्ट 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा एल्कीन, कैसे, अब ये आपका फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनाएगा एल्कीन। अब यहाँ पर जो OH माइनस है, OH माइनस वो अटैक करेगा, जो बेस है वो अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन पर। अब यहाँ पर देखिए बीटा हाइड्रोजन कहाँ है, ये तो आपका जो कार्बन है बीटा कार्बन है, बट इसके पास बीटा हाइड्रोजन नहीं है। इस वाले कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन है, तो 2 पॉसिबिलिटी है, यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है और यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, ठीक है। अगर यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहां फॉर्म होगा, अगर यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहां फॉर्म होगा। तो उस केस में आप कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, तो 2 प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे, एक बीटा हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहां से अगर निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस केस में 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 एल्कीन बनेंगे, एक मेजर और एक माइनर। तो वहां पर जो मेजर बनेगा उसको हम बोलेंगे सैडजेफ प्रोडक्ट और जो माइनर बनेगा उसको बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। ये जो टॉपिक है ये मैं कल पढ़ाऊंगी क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा और आपके दिमाग में हलवा बन जाएगा सब लेके, ठीक है। तो इस वजह से फिलहाल तो मैं यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बनाकर दिखा देती हूँ, लेकिन कल के क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों वहां पर मेजर प्रोडक्ट वो होगा, सैडजेफ रूल और हॉफमैन रूल कल बताऊंगी। फिलहाल में यहाँ से आपका ये वाला हाइड्रोजन जो है बीटा हाइड्रोजन पर ये बेस अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स को ज्यादा बनाता है। इस वजह से आपका ये सब कल मैं आपको फिर से बताऊंगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका इस तरह से हो गया बेंजीन रिंग CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड
C, क्योंकि ये हाइड्रोजन हट जाएगा ना, तो यहाँ पर इसकी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। यहाँ पर आपका नेगेटिव पॉजिटिव, ये H प्लस निकलेगा बाहर, तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड बना लेगा और ये आपका CH3 यहाँ पर हो जाएगा और ये CH3 यहाँ हो जाएगा। तो आपका ये हो गया एल्कीन। फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया? एल्कीन। तो यहाँ पर CH3 का ये भी हाइड्रोजन निकल सकता था, तो ये ऊपर की तरफ बनता डबल बॉन्ड, तो वो आपका एक प्रोडक्ट हो जाता। दूसरे केस में यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो ये बन गया। लेकिन ये जो आपका जो प्रोडक्ट बना है यही मेन प्रोडक्ट है, यही आपका मेजर प्रोडक्ट है। और यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकलता तो वो आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन्स है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। सब्स्टिट्यूटेड मतलब कि इसके पास 2 मैथिल ग्रुप है, इस कार्बन के पास 1 मैथिल 1 बेंजीन ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पर आपने देखा कि जो एल्कीन बन रहा है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन है नहीं वहां पर, केवल मैथिल ग्रुप अटैच है उस एल्कीन के पास। अगर हाइड्रोजन अटैच होता तो वो नहीं सब्स्टिट्यूटेड होता, लेकिन वो मैथिल ग्रुप अटैच होने की वजह से वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या है? कोई भी हाइड्रोजन दिख रहा है आपको नहीं ना, केवल CH3 दिख रहा है, CH3 ग्रुप दिख रहा है, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो गया। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, उसे हम सैडजर प्रोडक्ट कहते हैं। और जो माइनर एल्कीन होता है जिसमें कम CH3 ग्रुप होते हैं और हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं साइड में, तो उसको हम बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। वो मैं कल आपको बताऊंगी। तो फिलहाल आपने ये समझ लिया कि रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है कार्बोकेटायन का। 1-2 मैथिल शिफ्ट की वजह से कार्बोकेटायन जो है वो हाईली स्टेबल हो जा रहा है और फिर बेस अटैक कर रहा है बीटा हाइड्रोजन पर और एल्कीन बन जा रहा है। तो अगर पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की कार्बोकेटायन में इवन रिएक्शन में, तो आप उसे करेंगे, फिर आप प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे, फिर आप प्रोडक्ट को बनाएंगे। ठीक है, बाद में आप प्रोटॉन को रोस्ट करेंगे। तो ये अच्छे से समझ में आ गया ना? अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट में आप बताएं कि आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो आप वो भी बताइए ताकि मैं दोबारा इसको बता सकूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। इसे हम बाइमोलिकुलर मैकेनिज्म भी कहते हैं। और साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है इन दिस बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन द 2 ग्रुप्स और एटम्स आर लॉस्ट साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल concerted step. The rate of the elimination depends on the concentration of the substrate and the nucleophile. The reaction is of second order. अब इसको समझिए कि हमने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले कि ये जो आपका रिएक्शन है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, ये क्या है? ये बाइमोलिकुलर है। क्यों है? क्योंकि इसमें आपका स्टेप्स नहीं आते हैं। ये जो रिएक्शंस है, ये जो मैकेनिज्म है, ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है। क्या है? कंसर्टेड स्टेप, मतलब एक ही स्टेप में होने वाला मैकेनिज्म, उसको हम बोलते हैं कंसर्टेड स्टेप। 2 स्टेप में होता है तो उसको मैकेनिज्म बोलते हैं, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। लेकिन इसमें E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कंसर्टेड स्टेप होता है, मतलब एक ही स्टेप में आपका एल्कीन बन जाता है। कैसे बनता है बताऊंगी आपको। बीच में आपका एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये ऐसा एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें 2 ग्रुप्स या एटम्स लॉस्ट होते हैं, निकलते हैं एक ही समय में, साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पर आपका लिविंग ग्रुप भी निकलता है और बीटा हाइड्रोजन भी निकलता है। एक ही समय पर आपका बीटा हाइड्रोजन भी निकलेगा और लिविंग ग्रुप भी निकलेगा और डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक साथ आपका 2 ग्रुप बाहर निकल रहे हैं, इसको बोलेंगे बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन या E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और ये जो है आपका एक स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो रेट होता है इस एलिमिनेशन रिएक्शन का, अब जब एक ही स्टेप में हो रहा है ये रिएक्शन, तो यहाँ पर जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो स्लो स्टेप कहाँ से आएगा बताऊंगी आपको। द रेट ऑफ द एलिमिनेशन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। यहाँ पर जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप आप देखेंगे, क्या जो रेट होगा इस रिएक्शन का वो किस पर डिपेंड करेगा? वो बेस पर, मतलब न्यूक्लियोफाइल पर और सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा। तो इस एलिमिनेशन रिएक्शन का जो रेट है वो आपका सबस्ट्रेट पर तो डिपेंड करेगा ही, साथ में आपका जो बेस है उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे बाइमोलिकुलर मैकेनिज्म। और इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके टॉपिक्स है, जो जो इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने ब्लू लाइन से टिक कर दिया है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि ये बायोमोलिकुलर होता है, एक साथ आपके दोनों ग्रुप निकलते हैं, कौन कौन? लिविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन, और ये एक स्टेप में होता है। कंसर्टेड स्टेप मतलब एक स्टेप में होता है, और साथ ही इसका जो रेट है वो आपका सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड करता है और जो बेस आपने लिया रहता है उस पर भी डिपेंड करता है। बेस को ही हम न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कह रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, RCH, ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, C, और यहाँ पे क्या है? Cl है।
यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एल्किल हैलाइड। ठीक है, यहाँ पर एक लिया है, एक जनरल सा एग्जांपल लिया मैंने, बाद में अच्छे से आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। ये आपका रिएक्शन है। तो क्या होता है कि आपका पहला स्टेप सेकंड स्टेप इसमें नहीं आता है, इसमें एक ही स्टेप में सारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। कैसे? तो यहाँ पर जो बेस हम लेते हैं या जो न्यूक्लियोफाइल लेते हैं उसके ऊपर लोन पेयर भी हो सकता है या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, जैसे OH माइनस हमने लिया, तो यहाँ पर जो हम बेस लेते हैं वो बेस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। ये क्या है? अल्फा, क्योंकि हाइड्रोजन अटैच है तो अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर नहीं अटैक करेगा, ये बीटा हाइड्रोजन नहीं है, ये बीटा हाइड्रोजन है, तो इस पर ही अटैक करेगा। ठीक है, ये बेस जब इस पर अटैक करता है तो उसी समय क्या होता है कि जो लिविंग ग्रुप है ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है? साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पर आपका बेस भी अटैक कर रहा है और लिविंग ग्रुप भी बाहर निकल रहा है। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो प्रोसेस हो रही है, ये जो आपका प्रोसेस हो रहा है, बेस का अटैक होना, लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना, ये स्लो स्टेप में होता है। स्टेप मतलब आपका मैकेनिज्म में 1 स्टेप 2 स्टेप नहीं। अभी देखिए मैं समझाती हूँ आपको कि जो बेस है वो बीटा हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है, उसी समय ये लिविंग ग्रुप भी बाहर निकल रहा है। तो उसी समय क्या होता है कि जो प्रोसेस होती रहती है वो बहुत धीमी होती रहती है, तो इसको हम बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इस केस में आप देखेंगे कि ये जो बेस है प्लस में है ना, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर एक इसका कंसंट्रेशन और एक इसका कंसंट्रेशन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में यूज होगा। मतलब इन दोनों का कंसंट्रेशन जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक मॉलिक्यूल ये, दो मॉलिक्यूल ये, तो इसलिए इसको बोलेंगे बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल रेट को फाइंड करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, पहले आपके शुरुआत में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जब इस पर अटैक करेगा BH पर, तो यहाँ से माइनस, अच्छा यहाँ पर आपका ऐसे नहीं होता है, यहाँ पर बीच में आपका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, उसके बाद आपका एल्कीन बन जाएगा। कैसे? तो यहाँ पर आपका ये इसके साथ बॉन्ड बनाता रहता है और ये इसके साथ बॉन्ड टूटता रहता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन का, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा ना, एल्कीन बनेगा, तो ये इस पर अटैक किया, ये इधर गया और ये बाहर जा रहा है, तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है। ट्रांजिशन स्टेट को हम हमेशा इस तरह से शो करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं कुछ इस तरह से। जो नए बॉन्ड है उनको डॉटेड लाइन से शो करते हैं, जो पुराने बॉन्ड जो है उनको हम स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, और जो न्यू बॉन्ड बन रहे हैं उनको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। मतलब जो नए बॉन्ड बनने वाले हैं उनको डॉटेड लाइन से, जो पुराने बॉन्ड्स हैं उनको स्ट्रेट लाइन से, और जो टूट रहे हैं बॉन्ड उनको भी हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं ट्रांजिशन स्टेट में। ठीक है, कैसे? B और H आपस में जुड़ रहे हैं तो B डॉटेड लाइन H। ठीक है, और B क्या है? नेगेटिव चार्ज है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये बेस है, और ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये टूट रहा है, इसकी बॉन्डिंग टूट रही है कार्बन के साथ। ठीक है, तो इसको भी हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। जो बन रहा है उसको भी हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे, जो टूट रहा है उसको भी हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। फिर स्टेट को किससे शो करेंगे? जो ऑलरेडी पहले से बॉन्डिंग बनी हुई है उसको हम स्टेट से शो करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा H और यहाँ पर R, इसको हमने बोल्ड लाइन से शो कर दिया है, स्ट्रेट लाइन से हमने शो कर दिया। ठीक है, क्योंकि इन पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो जो बन रहा है उसको डॉटेड लाइन से, जो टूट रहा है उसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे। अब यहाँ पर ये जो सिंगल बॉन्ड है इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये भी बोल्ड लाइन से हमने बना दिया, मतलब स्ट्रेट लाइन से। और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बन रहा है तो इसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये सी हो गया और ये Cl भी टूट रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर हम डॉटेड लाइन से Cl बना देंगे, और इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकलेगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर ये बोल्ड लाइन से हाइड्रोजन, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये आपका बन गया ट्रांजिशन स्टेट। डी पर नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये बेस है, ये बीटा हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है, जुड़ रहा है उसके साथ डॉटेड लाइन। यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन के साथ टूट रहा है तो उसको भी डॉटेड लाइन से बनाएंगे, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बन रहा है उसको भी हम डॉटेड लाइन से बनाएंगे, लेकिन जो सिंगल बॉन्ड है उसको ऐसा अच्छी रहने देंगे बोल्ड लाइन से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है लिविंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल रहा है, तो वो भी बॉन्ड टूट रहा है, तो उसको भी हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। तो ये बन गया आपका ट्रांजिशन स्टेट, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब यहाँ से क्या होगा कि तुरंत ही बहुत ही फास्ट, क्योंकि ये आपका स्टेप वाइज नहीं होता है ये रिएक्शन, ये कंसर्टेड स्टेप में होता है, एक ही स्टेप में बहुत ही फास्ट ये लास्ट में ट्रांजिशन स्टेट बना, तुरंत ही यहाँ पर एल्कीन बन जाता है। कैसे? आपका माइनस BH बाहर निकल जाएगा, ये BH के साथ, फिर आपका माइनस Cl भी बाहर निकल जाएगा,
और आपका एल्कीन बन जाएगा। आर सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये आपका बन गया एल्कीन। ठीक है, RCH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cl बाहर निकल गया, तो ये आपका एल्कीन बन गया। ठीक है, तो ये आपका ट्रांजिशन स्टेट हो गया और यहाँ पर ये बाय प्रोडक्ट में BH और Cl माइनस निकलेगा, फास्ट स्टेट में तुरंत यहाँ पर एल्कीन बन जाता है। ठीक, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है आपका ये एल्केनाइड लिया है मैंने, ठीक है, और यहाँ पर बेस किया है CH3O माइनस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका बेस है स्ट्रॉन्ग बेस और यहाँ पर आपका एल्केनाइड दिया हुआ है, तो हम कैसे देख के बता सकते हैं कि E2 है कि E1 है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ ब्रोमीन निकल जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा, इसमें रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर अगर बस चार्ज आ जाएगा तो क्या बनेगा, प्राइमरी। तो ओवरऑल यहाँ पर लेस स्टेबल कार्बोकेटायन ही बन रहा है, सेकेंडरी या प्राइमरी। ठीक है, तो अगर आपका एल्कीन हैलाइड जो आपने लिया है वो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन को फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब कि वो E1 रिएक्शन को नहीं शो करेगा, क्योंकि E1 रिएक्शन में आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, टर्सरी बनता है या बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो E1 रिएक्शन में आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, तो वहां पर आप टर्सरी एल्कीन हैलाइड को यूज करेंगे। टर्सरी एल्कीन हैलाइड यूज करेंगे तो वहां पर जो क्लोरीन निकलेगा या ब्रोमीन निकलेगा तो टर्सरी कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। तो जब भी मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, अगर आपने कोई एल्कीन हैलाइड लिया है और मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है तो वो E1 रिएक्शन होगा। अगर आपने जो एल्कीन हैलाइड लिया है और अगर लेस स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, जैसे कि ये आपने लिया है सेकेंडरी, हाँ, यहाँ बीच में ब्रोमीन है, मतलब अगर ब्रोमीन निकल जाएगा तो बीच में आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। तो अगर सेकेंडरी कार्बोकेटायन या प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहा है, वो कैसे बनेगा, प्राइमरी एल्कीन हैलाइड से या सेकेंडरी एल्कीन हैलाइड से बनेगा। तो उस केस में आपका जो रिएक्शन होगा वो E2 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 स्टेप होता है, ये 2 स्टेप होता है। तो 2 स्टेप में क्यों होता है, ये 1 स्टेप में क्यों होता है, क्योंकि हम जो यहाँ पे टर्सरी एल्कीन हैलाइड ले रहे हैं, E1 में जो टर्सरी एल्कीन हैलाइड ले रहे हैं वो आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने का मतलब ये हुआ कि वो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन उस फॉर्म में बहुत देर तक रहता है, इस वजह से वो स्टेप 2 स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन बहुत फास्टली होता है। यहाँ पर जो आपने टर्सरी एल्कीन हैलाइड लिया है वहां पर आयोनाइजेशन बहुत फास्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि आयोनाइज होने के बाद जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो मोर स्टेबल बन रहा है, तो इस वजह से मोर स्टेबल बनेगा, मतलब कि वो सोल्यूशन में ज्यादा देर तक रहेगा। वहां पे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप भी हो सकता है। तो यहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा क्योंकि यहाँ पर टर्सरी एल्कीन हैलाइड लिया आपने। लेकिन E2 के केस में क्या है कि जो हम प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कीन हैलाइड लेते हैं तो वहां पर प्राइमरी कार्बोकेटायन या सेकेंडरी कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, जिसकी वजह से वो उनकी जो आयोनाइजेशन है, वो जब कार्बोकेटायन बनेगा तो इजीली बनेगा ही नहीं, वो आयोडाइज ही नहीं होगा, क्योंकि वहां पर लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। तो जब मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा तो वो इजिली आयोडाइज हो जाएगा, लेकिन जब सेकेंडरी प्राइमरी कार्बोकेटायन बनने की बात होती है तो वो इजिली आयोडाइज होता ही नहीं, क्योंकि वो लेस स्टेबल है। तो इस केस में आपका प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कीन हैलाइड जो है वो E2 रिएक्शन को शो करता है, क्योंकि लेस स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से वो आयोडाइज ही नहीं हो पाता है और वो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती है, उसको बोलेंगे E2। लेकिन अगर आपका मोर टर्सरी एल्कीन हैलाइड लेते हैं तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है, वो सोल्यूशन में देर तक रहता है, तो वो 2 स्टेप में चला जाता है। तो अगर आप टर्सरी एल्कीन हैलाइड ले रहे हो तो वो E1 रिएक्शन को शो करने लगता है, लेकिन अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कीन हैलाइड ले रहे हो तो वो E2 रिएक्शन को शो करने लगता है। तो यहाँ पर कौन सा हैलाइड है, सेकेंडरी एल्कीन हैलाइड है। अगर Br यहाँ जुड़ा होता तो वो प्राइमरी एल्कीन हैलाइड होता। तो इस केस में जो कार्बोकेटायन बनेगा वो लेस स्टेबल होगा, ठीक है, रीअरेंजमेंट होने की संभावना ही नहीं है। तो इस केस में जो कार्बोकेटायन बनेगा वो लेस स्टेबल होगा, मतलब लेस आयोनाइज होगा। ये एल्कीन हैलाइड बहुत ही कम आयोनाइज होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और एक ही स्टेट में रिएक्शन हो जाएगी, तो ये E2 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं CH3 कर देती तो ये आपका टर्सरी कार्बोकेटायन फॉर्म करने लगता, मतलब बहुत ही तेजी से आयोनाइज होता, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म करने लगता, और सोल्यूशन में जो टर्सरी कार्बोकेटायन है वो ज्यादा अमाउंट में रहता है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी हाई है, तो वो 2 स्टेप में जाने लगता है, जिसकी वजह से वो E1 रिएक्शन हो जाता। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो E1 है, E1 जो होता है वो टर्सरी एल्किल हैलाइड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी शो नहीं करता है, अगर सेकेंडरी में रीअरेंजमेंट होने की संभावना है, वो टर्सरी में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड भी शो करेगा। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना कि वो मोर स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी प्राइमरी जो भी बन रहा है वो आपका रीअरेंजमेंट होकर
रीअरेंज होकर वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है तो वो E1 ही होगा। ठीक है, तो टर्सरी एल्किल हैलाइड, ठीक है, इस केस में आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, मोर आयोनाइजेशन होगा, मोर आयोनाइजेशन, ठीक है, मोर आयोनाइजेशन। तो उस केस में आपका E1 रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर E2 अगर है तो उस केस में आपका 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है। यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है वो E2 रिएक्शन को शो करते हैं, जो आपका लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म करते हैं। ओवरऑल आयोनाइज ही नहीं होते हैं, वो ट्रांजिशन स्टेट बनाने लगते हैं और एक ही स्टेट में रिएक्शन हो जाता है। तो ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म करने लगते हैं जो लेस आयोनाइज होता है, लेस आयोनाइज। ठीक है, तो ओवरऑल क्या मतलब हुआ कि क्या E1 सेकेंडरी एल्किल हैलाइड नहीं शो करता है। E1 जो है वो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड भी शो करेगा, प्राइमरी भी करेगा, लेकिन रीअरेंजमेंट होने की संभावना है तब वो रीअरेंज होकर वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद 1 स्टेप 2 स्टेप में जाएगा तो वो E1 रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर E2 अगर आप ले रहे हो तो वहां पर वो लेस स्टेबल ही कार्बोकेटाइन होगा, जो आपका आयोनाइज ही नहीं होगा, पहले स्टेप में आयोनाइज ही नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो ट्रांजिशन स्टेट में जाने लगेगा। ठीक है, एक बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, तो वो आयोनाइज ही नहीं हो पा रहा है ठीक से। जब ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तो उस केस में आपका E2 रिएक्शन हो जाएगा, एक ही स्टेप में आपका सारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो उसे कमेंट करिए, मैं फिर से बताऊंगी, और समझ में आ गया तो अच्छी बात है। यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया है वो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड का लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक बेस ले लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस, और अब क्या करेंगे कि ये जो Br है वो आपका निकल जाएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा वो बताना है हमें। तो पहले हम मैकेनिज्म करेंगे इसका। मैकेनिज्म 1 स्टेप का होता है, कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म होता है E2 रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपने जो बेस लिया है CH3O पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये अटैक करेगा आपका इस सेकेंडरी एल्किल हैलाइड पर। कहां पर अटैक करेगा, बीटा हाइड्रोजन पर। तो मैं थोड़ा सा खोल कर इसको बना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर यहाँ C है, H है, ये Br है और ये CH3 है। ठीक है, तो ये आपका जो है बेस, ये अटैक करेगा इस बीटा हाइड्रोजन पर और यहाँ से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकलेगा और ये आपका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड के फॉर्म में। तो आपका बनेगा एक ट्रांजिशन स्टेट। चूंकि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, दो मॉलिक्यूल्स रेट को फाइंड करने में हेल्प कर रहे हैं, कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है रेट पर इनका। तो ये हो जाएगा 2 बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ बनेगा CH3O नेगेटिव और ये जुड़ेगा H के साथ और यहाँ से ये टूटेगा C के साथ और यहाँ पर एक H है, ये भी H है, ये C है, यहाँ हाइड्रोजन है CH3 और यहाँ पे ये Br के साथ। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी फॉर्म हो रहा है, इसको भी डॉटेड लाइन से आप शो करेंगे। तो यहाँ पर आपका माइनस Br निकल जाएगा, साथ में Br किसके साथ निकलेगा, इस CH3O माइनस का K प्लस होगा ना, इस K प्लस के साथ ये Br मिलकर KBr बना लेगा और यहाँ पर CH3O इस H के साथ मिलकर क्या बना लेगा, CH3OH मैथिल अल्कोहल CH3OH बना लेगा और ये Br K के साथ मिलकर KBr बना लेगा। ठीक है, माइनस KBr। ठीक है, इसको मैंने ऐसे शो कर दिया। चलो ठीक है, अब मेन प्रोडक्ट पे आते हैं। मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, ये बन गया आपका प्रोपीन। CH2 डबल बॉन्ड, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH3, तो ये बन गया प्रोपीन मतलब एल्कीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, एक स्टेप में कंसंट्रेटेड स्टेप है, एक ही पहले स्टेप मतलब जो आपका ट्रांजिशन स्टेट बनने से पहले जो बेस अटैक कर रहा है आपका बीटा हाइड्रोजन पर, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स डिपेंड कर रहे हैं रेट पर, तो ये हो जाएगा बाई मॉलिकुलर। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन दोनों का कंसंट्रेशन यूज हो रहा है। उसके बाद आपका ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है और फिर फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन बन जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को देते हैं और टर्सरी एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो E1 एलिमिनेशन रिएक्शन को देते हैं। क्यों देते हैं वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मुझे बताइए।
सो स्टूडेंट्स, तो अगर आपको आज की क्लास समझ में आई है तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया है तो वो भी कमेंट करिए, और कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया वो भी बताइए। मैं अच्छे से इसको रिवाइज करवा दूंगी, आपको एक बार फिर से बता दूंगी। और आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, तो आपके दिमाग में पूरा हलवा बन जाएगा। अभी इवन सीबी भी बाकी है, तो वो मैं आपको कल बताऊंगी, और साथ ही आपका सेटजेफ रूल और हॉफमैन रूल भी है, तो वो बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में उसको। इवन सी भी है, थोड़ा सा उसमें आपको मैं बताऊंगी अच्छे से, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, ठीक है। तो आप E1 और E2 जो है अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।